Hi, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and today's topic is major domains of the Earth. Okay, so what will you learn in this topic today? You will learn what is lithosphere, what is atmosphere, what is hydrosphere, what is biosphere, and then the exercise. Okay, okay. So let's start now. Major domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life, right? केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि सर्वाइवल लाइफ सर्वाइवल इज पॉसिबल, ओके। और कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड पर ही जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। वाटर और एयर अर्थ पे ही प्रेजेंट है इसलिए, और ये क्या है लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, इसीलिए पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर, राइट। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of environment meet. जो सरफेस है पृथ्वी का एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ की तीन कंपोनेंट एनवायरनमेंट के मिलते हैं। ओवरलैप एंड इंटरैक्ट, ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड, जहाँ रहते हैं हम, जो लैंड जो है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर हो गया। गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। जो गैस की फॉर्म में पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस इस वातावरण में रहती हैं, मौजूद रहती हैं, उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर सॉलिड रीजन हो गया, सॉलिड पोर्शन हो गया, एटमॉस्फेयर वायुमंडल हो गया हमारा, और तीसरा है water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere। तीसरा एरिया जहाँ जल है, समुद्र है, नदी हैं, ये सारे क्या हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर समझ में आ गया। जैसे जितनी भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारे, आइस हो गया, आइस भी एक वाटर की फॉर्म है, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सारे जितने भी फॉर्म्स वाटर की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर, जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर, वो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ हमें जीवन जीने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की आवश्यकता होती है क्योंकि हम उस पर फसल उगाते हैं, वाटर की भी आवश्यकता होती है, हम पीते हैं, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो जहाँ लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर तीनों मिल जाते हैं वहीं जीवन संभव है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो वी विल डिस्कस ईच टॉपिक वन बाय वन इन डिटेल। लिथोस्फीयर, व्हाट इज solid portion of the earth is called lithosphere। सॉलिड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। इट comprises of rocks of the earth crust and thin layer of soil that contains nutrient elements which sustain organism। तो जितना भी हमारा सॉलिड पोर्शन है, जहाँ हम फसल उगाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो सारा किसके अंदर आएगा, लिथोस्फीयर के अंदर, राइट। देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस की दो डिवीजन है, टू मेन, कौन कौन सी, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट, जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े पृथ्वी के टुकड़े हैं और लैंड मास हैं उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट, ओके। अर्थ के सरफेस की दो
मेन बॉडी हो गई, एक तो पानी हो गया, या तो क्या होगा, पानी हो गया वाटर हो गया, अर्थ होगी। तो अर्थ जो बड़े बड़े जो है उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जहाँ ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं उसको हम ओशियन बेसिन बोलते हैं। ठीक है। ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, जितने भी ओशियंस हैं, समुद्र हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके। और लेकिन जो लैंड मासेस हैं वो अलग अलग हैं। तो एक लैंड मास से दूसरे लैंड मास में जाना हो तो हमें शिप की सहायता लेनी पड़ती है। मान अमेरिका जाना है भारत से, तो हम, क्योंकि पृथ्वी के रास्ते से नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि कनेक्टेड है ही नहीं, पृथ्वी अलग अलग है, लैंड मासेस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ओशियन सब कनेक्टेड हैं। तो हम शिप के माध्यम से या एरोप्लेन के माध्यम से हम अमेरिका जाते हैं। ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स इन द सेम एवरीवेयर। ओके। सी लेवल ऑफ सी वाटर का लेवल रिमेन्स सेम एवरीवेयर, सभी जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज measured from the level of sea which is taken as 0। अब पृथ्वी की ऊंचाई नापनी है, जैसे मान लो को पहाड़ की ऊंचाई नापनी है, तो हम कैसे नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, जो समुद्र है समुद्र तल की गहराई से नापेंगे, वहां से नापेंगे। और नापते 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 जैसे जैसे ऊपर तलते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो ऊंचाई है समुद्र तल से ऊंचाई वो बढ़ती चली जाएगी, राइट, वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा हम जो ऊंचाई नापते हैं कि अब मान लो प्लेन पृथ्वी से कितना ऊंचा चल रहा है, या कोई पहाड़ी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई कैसे नापी है हमने, कहाँ से नापी, समुद्र के, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, और ये समुद्र है, और समुद्र में इतना पानी है, और ये समुद्र का तल हो गया, और ये लैंड हो गई, राइट, और माउंटेन ये हो गया, मान लो माउंटेन ये हो गया। तो हम अब माउंटेन की ऊंचाई नापनी है तो हम पृथ्वी से नहीं नापेंगे ऊंचाई, यहाँ से नहीं नापेंगे, हम कहाँ से नापेंगे, समुद्र तल की गहराई, यहाँ से लेके यहाँ तक की पृथ्वी की ऊंचाई, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, राइट। तो इस माउंटेन की ऊंचाई कितनी हो गई, ये प्लस ये। ओके। पृथ्वी तल से नहीं नापते हैं, ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, गहराई कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से, सी लेवल। ओके। now okay, this figure is very important। ओके, सो एज यू कैन सी, यहाँ पे ये हमारे कितने वो हैं कॉन्टिनेंट, मेजर कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं, एशिया, राइट, यूरोप, अफ्रीका, राइट, नॉर्थन अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया तुम्हारा, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अंटार्कटिका, ये तुम्हारा अंटार्कटिका हो गया। ठीक है। तो 7 जो है वो हमारे मेजर कॉन्टिनेंट हैं। एशिया, एशिया तो इसमें देख के लग रहा है एशिया जो है वो क्या है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/3 एरिया, तिहाई हिस्सा किसमें आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके। दूसरा कौन सा है, एशिया से चिपटा हुआ कौन सा है, यूरोप, ये एशिया से थोड़ा छोटा है, राइट। और एशिया और यूरोप को मिला दो तो हम इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। राइट, ये तुम्हारा क्या हो गया, यूरोप। फिर है अफ्रीका, नेक्स्ट, एशिया, यूरोप, 7 कॉन्टिनेंट हो गए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और
अंटार्कटिका, ये समझ लो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे का सब इसी में ही आएगा, कवर हो जाएगा। ओके, अफ्रीका वो है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, उससे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। उससे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर भूमध्य रेखा और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों अफ्रीका में होकर गुजर रही है। राइट, इंडिया में होकर कौन सी गुजर रही है? टॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों, ये जो भूमध्य रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों जो है वो गुजर रही है किसमें होकर? अफ्रीका में। राइट, अफ्रीका में होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, ये कौन सी है? नील रिवर। ये नील रिवर किस में है? ये अफ्रीका में है। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर जो है वो अफ्रीका में है। फिर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में देखो ये थर्ड लार्जेस्ट, पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और ये साउथ अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ये देखो हल्की हल्की लैंड से, एक लैंड से जुड़ा हुआ है, ये लैंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये लैंड से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्थूमस ऑफ पनामा। इसको बोलते हैं स्थूमस ऑफ पनामा, क्योंकि ये यहाँ से लैंड से जुड़ा हुआ है। और कॉल्ड, इसको जहाँ जुड़ने वाला पॉइंट, उसका नाम क्या है? स्थूमस ऑफ पनामा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। एशिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नीचे जो हैं ऐसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये यहाँ पे है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडेज माउंटेन। ये जो है माउंटेन, ये माउंटेन की रेंज है, बहुत बड़ी माउंटेन ये रेंज है, इसको बोलते हैं एंडेज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, पूरे विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे एक अमेजन रिवर भी बह रही है, जिसमें क्या होता है, ये भी विश्व की बहुत बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, लेकिन नील नदी उसमें लंबाई में बड़ी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये जो है ये लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट मतलब इसमें अमाउंट ऑफ वाटर वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नील नदी अफ्रीका में है, और ये जो है अमेजन नदी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया जो वो अपन देख रहे हो, इसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका है, ये सब। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि कहाँ पे है? साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ स्थित है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। राइट, और इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है चारों तरफ, कहीं भी ये लैंड से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड कॉन्टिनेंट। और ये जो है अंटार्कटिका, ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसका साउदर्न हेमिस्फीयर का ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बड़ा है, कॉन्टिनेंट तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई सारी कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ खोल रखे हैं। भारत ने भी खोल रखा है, और भारत का जो रिसर्च सेंटर, उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके, आई होप you got the understanding now.
अब ओशियन कौन कौन से हैं? साउदर्न ओशियन ये हो गया, आर्कटिक एशियन ये हो गया, पैसिफिक इंडियन ओशियन ये हो गया, राइट। ये सारे क्या हैं? बाकी और सारे ये ओशियन हैं इसमें। कॉन्टिनेंट 7 हो गए। सातों कॉन्टिनेंट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। ओके, so now let's move on to the next topic. ओके, सो अब हम लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम उसकी वो कैसे नापते हैं, ऊंचाई कैसे नापते हैं किसी भी उसकी। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, उसकी अगर हम कहें कि इतने मीटर एबव फ्रॉम द सी लेवल, जो उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है वो सी लेवल से कितनी ऊंची है? 8.848 मीटर्स। और greatest depth of meter is recorded at Marina Trench in the Pacific Ocean। और जो सबसे नीची गहराई जो अब तक की नापी गई है वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन जो समुद्र है उसकी सबसे नीची गहराई ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है 11,022 मीटर। ओके, तो अब ये है एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ 29 29 मई 1953 को ये माउंट एवरेस्ट पे गए थे। उसके अलावा जापान के जंको टेबेई फर्स्ट वुमेन थी जो 16 मई 1975 गई थी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो जिन्होंने गई थी वो थी बचेंद्री पाल, और कब गई थी? 23 मई 1984 को। ओके, कॉन्टिनेंट जैसे मैंने बताया 7 मेजर कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। पूरे जितनी भी लैंड का एरिया है टोटल 1/3 एरिया जो एशिया कवर करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, भारत से पास होती है टॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय यूरल माउंटेन। एशिया और यूरोप वैसे तो पास पास हैं, लेकिन ये किससे सेपरेटेड हैं? यूरल माउंटेन्स ऑन दी वेस्ट। ओके, पहाड़ों से अलग हैं, पहाड़ों द्वारा सेपरेटेड हैं। ठीक है, अब जो एशिया और यूरोप का अगर हम मिलाएंगे उसका नाम क्या रख दिया? यूरेशिया। ओके, यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है कॉन्टिनेंट। यहाँ से द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू, यहाँ से क्या पास हो रहा है? आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। ओके, इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज इन 3 साइड्स। एक तरफ तो एशिया हो गया, और बाकी 3 हिस्से जो हैं वो कहाँ से हैं? घिरे हुए, समुद्र से घिरे हुए हैं। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। द इक्वेटर ऑफ जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारा जो भूमध्य रेखा है वो इसके मिडिल से होकर गुजरती है। इसका आधा हिस्सा जो वो लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका वो कम इसमें आता है नॉर्दर्न हेम्पीशेयर में, और कुछ पार्ट इसका साउथ में आता है। और यहाँ से तीनों लाइन होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हम सब बता चुके हैं। सहारा डेजर्ट है, यहाँ क्या है? सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सबका विश्व का सबसे बड़ा और गर्म जो डेजर्ट है वो कहाँ है? सहारा डेजर्ट इसको बोलते हैं, वो अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स यू विल नोटिस द वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर नील। यहाँ सबसे बड़ी नदी कहाँ से कहाँ मिलती है? कहाँ है? नील रिवर वो अफ्रीका में है। और तीनों यहाँ से होकर गुजरते हैं, राइट। तीनों भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पहला एशिया, फिर सेकंड नंबर पर अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड isthmus ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। थ्री ओशियन सराउंड, अब इनके नाम बताओ कौन कौन से नाम हैं इसको, नॉर्थ अमेरिका को जो घेरे हुए हैं। ओके, साउथ अमेरिका मोस्टली साउथ हेम्पीशियर में आता है, इसमें दो एशियन हैं, और एंडेस वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और सबसे जिसमें वाटर सबसे ज़्यादा होता है वो नदी बह रही है, सबसे लंबी नदी, सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी इज अमेजन। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न हेम्पीशियर में होता है, ये चारों तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। फिर है अंटार्कटिका, यहाँ पे साउदर्न हेम्पीशियर में बड़ा कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल लाइज एट द पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। इसमें बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, भारत ने भी बनाया है, जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ओके, अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया, लिथोस्फीयर, राइट। अब पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 29% इज लैंड, तो 71% में वाटर है, तो हम उसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में केवल वाटर नहीं आता, वाटर की जितनी भी फॉर्म होती हैं, जैसे आइस हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गई, ओके, वाटर वेपर हो गया, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, सारा का सारा ही स्टडी किसके अंदर आती है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर, सबको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन दी ओशियंस। 97% पानी समुद्रों में पाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन के यूज का नहीं है, क्योंकि इट इज टू सॉल्टी, ये बहुत नमकीन पानी होता है, इसका यूजलेस है ये पानी। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स। अब जितना पानी बचा, 3% पानी बचा, उसमें भी बहुत सारा बर्फ है, जैसे जैसे ये पिघलता है जैसे जैसे पानी नदियों के माध्यम से नीचे आता है। ओके, और वही हम, लेकिन अब देखो इसको ब्लू प्लैनेट बोल रहे हैं, लेकिन इतनी शॉर्टेज ऑफ वाटर है, इसलिए पानी हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब समुद्र, ओशियंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जितने भी समुद्र हैं वो किसके पार्ट हैं, हाइड्रोस्फीयर के। दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, समुद्र का पानी हमेशा मूव करता रहता है। थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर दी वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब ये जो वाटर को मूव होता है, क्यों, तीन 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 चीजों की वजह से वाटर मूव होता है समुद्र का, कौन कौन सी, वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स। दिस वी विल रीड इन दी नेक्स्ट चैप्टर्स। अब पांच कौन कौन से मेजर ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पांच ओशियन हैं हमारे, हैं कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक ओशियन। ओके, तो पैसिफिक ओशियन जो वो लार्जेस्ट ओशियन है, ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट, इट इज ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मराना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन दी, जो सबसे गहराई जहां ज्यादा है समुद्र की, वो कहाँ लाई करता है, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये कैसा होता है, पैसिफिक ओशियन सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। कौन कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं, नॉर्थ साउथ अमेरिका सराउंडेड। न्यू मैप हमने पहले दिखाया था, उसमें देखना पैसिफिक ओशियन कहाँ है। ओके, अब है अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन,
अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है इन दी वर्ल्ड. इट इज एस शेप्ड. इसका शेप कैसा है? एस के आकार का है. ओके. इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन ऑन दी वेस्टर्न साइड. ये कहाँ स्थित है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, एंड यूरोप एंड अफ्रीका के ईस्टर्न में. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड. टेढ़ा मेढ़ा है बहुत, वो नहीं है. इंडेंटेड माने टेढ़ा मेढ़ा, जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है. दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ पोर्ट बनाए जाते हैं जहाँ से कि ट्रेड होता है, व्यापार होता है. फ्रॉम व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजिएस्ट ओशियन. ये सबसे, क्योंकि व्यापार यहीं से होता है, पोर्ट सब यहीं पे, यहीं माल आएगा, यहीं से माल जाएगा, तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन कहलाता है अटलांटिक ओशियन. इंडियन ओशियन नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन. 5 ओशियन होते हैं हमारे. इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. केवल एक ही ओशियन ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, और इसीलिए इसका इंडिया हमारे देश का नाम है. इंडियन ओशियन जो भारत के नाम पे है. द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. ये किस आकार का होता है? ये ऐसा आकार का होता है, ये ट्रायंगुलर होता है. ओके. इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया. इन दी वेस्ट इट इज बाउंड बाय अफ्रीका, ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. फिर है साउदर्न ओशियन. साउदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड ऑफ 60 डिग्री टू साउथ लैटिट्यूड. ओके. नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल and surround the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean with a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by north coast of North America and यूरेशिया. नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के जो बीच में है वो आर्कटिक ओशियन है. अब इसमें इमेज में देख लेना एक बार ओशियन कहाँ कहाँ है. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. तो अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा? We have learned about lithosphere, we have learned about hydrosphere. Now we will learn about the atmosphere. What is atmosphere? अब अर्थ के चारों तरफ क्या है? बहुत सारी गैसेज हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. ये जो लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेनेट के लिए. It provides us the air we breathe and protect us from harmful effects of sun rays. ये जो गैसेस हैं इनसे हम एक तो सांस लेते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होती है, और दूसरा सूर्य की किरणों में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, तो उनसे भी हमको बचाती है. The atmosphere extends up to a height of about 160 किलोमीटर 600 किलोमीटर. जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है. ओके. इतनी हाइट है. अब इस एटमॉस्फेयर को भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है. अब जैसे हम तो यहाँ रहते हैं, तो अब 1 2 3 4 और 5 कैटेगरी में बांटा गया है. और यहाँ से पृथ्वी से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर. ओके. जो वायुमंडल है उसको भी 5 हिस्से किए गए हैं. टू 5 लेयर्स ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. किसके बेसिस पे? कंपोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 5 हिस्से किए गए हैं. दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड. पहला अर्थ सरफेस के जो बिल्कुल बगल में है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फियर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेजियोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फियर, और लास्ट में है एक्सोस्फियर. ओके. आया समझ में? ये 5 हिस्से हो गए एटमॉस्फेयर के. तो पृथ्वी के पास वाला क्या है? ट्रोपोस्फियर. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली. अब इसमें एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जिससे कि which makes up about 99% of clean dry air.
इसकी वजह से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से ये ड्राई एयर बनाता है, राइट। नाइट्रोजन कितने परसेंट है वायुमंडल में? 78%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और इसके अलावा अब 78 और 21 कितना हो गया? 99। अब 1% और चीजें बची, और जितनी भी गैसेस हैं वो सब सारी की सारी कितने के अंदर है? 1% ऑफ वॉल्यूम, 1% ऑफ वॉल्यूम। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन while nitrogen helps in growth of living organism। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, क्योंकि इसको ये जो है वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, सूर्य की गर्मी अर्थ पर आती है, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा इसका काम है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उनको, पेड़ पौधों को इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद हाइट। अब जो डेंसिटी होती है एटमोसफियर की, वातावरण की, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे डेंसिटी भी वेरी होती चली जाएगी। इट इज द रीजन, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, सी लेवल पे मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जैसे जो जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, तो उनको ऊपर जब चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? वो किस लिए होता है? क्योंकि डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर्स, टू ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए। और ये डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाता है। ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और सम एरिया एक्सपीरियंस लो प्रेशर। कुछ एरिया जिसमें हाई प्रेशर होता है, कुछ एरिया जिसमें लो प्रेशर होता है। तो जो वायु कैसे मूव होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु मूव होती है, हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं विंड। ओके। अब है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमने तीनों फॉर्म उसकी पढ़ ली। कौन कौन सी? 3 फॉर्म पढ़ ली, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब तीनों चीजें जो है वो मिला दो तो वो क्या बनाएगा? बायोस्फीयर। अब हमारे जीवन जीने के लिए तो बायोस्फीयर चाहिए हमें, नहीं? तीनों चीजें चाहिए हमें, पृथ्वी भी चाहिए हमें, जल भी चाहिए हमें, और वायुमंडल भी चाहिए। तो जहाँ ये तीनों चीजें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria or humans. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी हमें लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोस्फीयर चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल के लिए। Organisms and in the biosphere may broadly divided into plant kingdom and animal kingdom। अब जितने भी वो हैं उसको हम एक तो पेड़ पौधे दो उसमें डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल में। 3 domains of the interact with each other and affect each other in the same way or the other। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं? अब तुम तीनों चीजें हमें चाहिए। अब लोग कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? ये जंगलों को काट रहे हैं, फुलफिलिंग देयर नीड्स ऑफ वुड, और पेड़, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर है। ये सब बहुत नुकसानदायक है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक। इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ द लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। सुनामी भी आ रही है, अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी,
अब हम ये भी करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, हम उसको नदी में फेंक देते हैं, लेक में फेंक देते हैं, वाटर में फेंकते हैं, इससे वाटर भी खराब हो रहा है। इट ऑल्सो डैमेजेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ह्यूमन को भी वो कर रही है। और जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वहाँ से जो कूड़ा कचरा निकलता है, गंदी गैसेस निकलती हैं, थर्मल पावर व्हीकल, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जैसे तुम्हारे पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, व्हीकल वाले हो गए, ये सब एयर को पॉल्यूट करते हैं। Carbon dioxide is an important constituent of the air, but increase in the CO2 level leads an increase in global temperature. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मान लो बढ़ जाएगा तो उससे गर्मी भी बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, इसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance. वो कहना है तीनों चीजों में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों में बैलेंस मेंटेन करके चलो, तभी जो है वो जीवन संभव हो पाएगा। अदरवाइज जीवन, अब एक चीज को नुकसान देते रहोगे, दूसरी चीज को बढ़ाते रहोगे, तो तीनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका बायोस्फीयर सक्सेसफुल है। अदरवाइज there will be very difficulties to survive, right? You can do the exercise by yourself and just let me know in case of any question. Please comment me out and I'll definitely help you out. Thank you very much.